मुझे आलुवेंदा कहते हैं। तुम शायद यहाँ पहली बार आए हो। मैंने तमस्खराना अंदाज में उसकी तरफ देखा, कहा हाँ, और ये जगह मुझे इस कदर पसंद आई है कि अब भी यहाँ रोज आया करूंगा। वो बोला, मैं बंदरगाह के इलाके का बेताज बादशाह हूँ। यहाँ के लोग मेरा नाम सुनकर ही कांप जाते हैं। मैंने बेपरवाही से कहा, यहाँ गीदड़ बसते होंगे। वो मुझे घूरने लगा और घूरते हुए ही भारी आवाज में बोला, क्या मतलब? मैंने जल्दी से कहा, जब मैं यहाँ आया तो बाहर बहुत सन्नाटा था। मैंने सुना है जहाँ बहुत सन्नाटा हो वहाँ गीदड़ बसते हैं, मगर मुझे तो एक भी नजर नहीं आया। उसने बदस्तूर मुझे घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने कहा, इसमें कोशिश करने की क्या बात है? वो घुर्राया, क्या मतलब? मैंने कहा, मतलब ये कि मेरे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ कि तुम्हारा मजाक उड़ा सकूं? तुम्हें तो देख कर ही खौफतारी होने लगता है। उसने फ्लोरा की तरफ इशारा करके कहा, इस बुलबुल को कहाँ से उड़ा कर लाए हो? मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, हाय, किस परिंदे का नाम ले लिया। हमारी तरफ तो अब तक यही तय नहीं हुआ कि वो मुसक्कर है या मोनस। वो एक बार फिर मुझे घूरने लगा। बोला, क्या मतलब? उसकी समझ में कुछ भी नहीं आया था। मैंने कहा, मतलब ये कि ये बुलबुल नहीं, इसका नाम फ्लोरा है और ये अपने पैरों पर चलकर यहाँ आई है। मैं इसे उड़ाकर नहीं लाया। अलबत्ता मेरे पास जादुई कालीन होता तो मुमकिन है उसे उड़ाकर भी ले आता। वो बोला, इसे मेरे हाथ फरोख्त कर दो। जो चीज मुझे पसंद आए मैं उसे खरीद लेता हूँ। मैंने कहा, मुझे अफसोस है मेरे दोस्त, हम बरे-आज़म अफ्रीका में जरूर हैं, मगर ये शी-गुराए हैं, मिस्र का बाजार नहीं। वो बोला, इसका मतलब क्या हुआ? मैंने कहा, मतलब ये कि खरीदो फरोख्त का क्या सवाल है। ये तुम्हें पसंद आ गई है तो इसे यूं ही ले जाओ, मुझे और मिल जाएगी। उसने फ्लोरा का हाथ पकड़ लिया और फ्लोरा के चेहरे पर मुर्दनी छा गई। वो बोला, चलो। मैंने उसे चमकारा कहा, ऐसे नहीं, जब हम यहाँ से जाने लगेंगे तो मैं इसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा, और वो भी यहाँ नहीं, बाहर चलकर। उसने मुझे घूरते हुए बुलंद आवाज में कहा, क्यों यहाँ क्यों नहीं? फ्लोरा का हाथ उसने अब भी नहीं छोड़ा था। मैंने कहा, इसलिए कि ये किसी और टाइप की लड़की है, जिसके साथ शराब खाने में दाखिल होती है उसके साथ ही निकलती है। आलुवेंदा ने अहमकों की तरह मुंह फाड़ कर कहा, ये क्या बात हुई? मैंने कहा, और ये इस बात को भी पसंद नहीं करती कि जिसके साथ शराब खाने में दाखिल हो उसके अलावा कोई और इसका हाथ पकड़े। आलुवेंदा बिल्कुल ही हवन्नक नजर आने लगा, लेकिन उसने फ्लोरा का हाथ छोड़ दिया। बोला, तुम्हारी बातें समझ में नहीं आती। मैंने कहा, मैं जरा बेवकूफ सा आदमी हूं ना, अक्सर लोग मेरी बातें नहीं समझते। आलुवेंदा ने तफहीमी अंदाज में सर हिलाया। उसने तारीफ तलब नजरों से फ्लोरा की तरफ देखा। बोला, ओ, लेकिन मैं बहुत अक्लमंद आदमी हूँ। मैंने बड़े खुलूस से कहा, तुम भी कुछ बोलो डियर फ्लोरा। इस इलाके की सबसे ताकतवर शख्सियत तुम्हारी मेज पर है और तुम बिल्कुल खामोश बैठी हुई हो। फ्लोरा ने मुस्तरिबाना अंदाज में पहलू बदला। उसने बड़ी बेबसी से कहा, मैं क्या बोलूं? मैंने कहा, तुम इन्हें बता क्यों नहीं देती कि स्याह सूट वाले 2 बदमाश तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं? फ्लोरा सन्नाटे में आ गई। उसने एहतजाज करने की कोशिश की, ये तुम क्या कह रहे हो? मगर मैंने उसकी बात काट दी। मैंने कहा, अब सुनो, आलुवेंदा की आमद के बाद तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये उन बदमाशों से खुद ही निमट लेंगे जो बाहर पीली कार में तुम्हारे मुंतजर हैं। आलुवेंदा ने बड़े जोश से उठते हुए कहा, तुमने पहले क्यों नहीं बताया था? मैं उन्हें ठीक करके अभी आता हूँ। फ्लोरा मुस्तरिबाना अंदाज में हाथ उठाकर रह गई, मगर आलुवेंदा पहले ही वहां से जा चुका था। फ्लोरा मुझ पर उलट पड़ी, ये तुमने क्या किया? मादाम क्लारा को पता चल गया तो क्या होगा? मैंने बेपरवाही से कहा, पता कैसे चलेगा? या तुम उन्हें बताओगी या मैं बताऊंगा? मेरे बताने का तो खैर सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन अगर तुमने उन्हें बताने की कोशिश की तो ये कह दूंगा कि ये हरकत खुद फ्लोरा से बौखलाहट में सरजद हुई। अब अपनी जान बचाने के लिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। तुम ये बात किसी तरह भी साबित नहीं कर सकोगी कि उस बदमाश को मैंने चढ़ा कर भेजा है। फ्लोरा मुझे घूरने लगी। बोली, लेकिन सवाल ये है कि तुमने ये हरकत क्यों की? मैंने आंखें निकाली और कहा, तो फिर और क्या करता? मादाम क्लारा ने मुझ पर जो निगरान मुकर्रर किए हैं उनका भी कोई मसरफ है या हर काम मैं खुद ही करूं? फ्लोरा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, जानते हो इसका नतीजा क्या होगा? वो लोग आलुवेंदा को रीना सोलोमन का आदमी समझेंगे। मैंने भिन्ना कर कहा, भाड़ में जाए रीना सोलोमन और चूल्हे में जाए मादाम क्लारा। मालूम नहीं ये दोनों कमबख्त मारियां कहां से बीच में आकूदी। मुझे किसी से कोई गरज नहीं, सिर्फ तुमसे दिलचस्पी है। फ्लोरा ने एक ठंडी सांस लेकर कहा, दिलचस्पी का ये अनोखा अंदाज मैंने पहली बार देखा है। काश इस तरह की दिलचस्पी कोई किसी में न ले। तकरीबन 10 मिनट के बाद स्याह सूट वाला वही शख्स शराब खाने के दरवाजे में नमूदार हुआ जिसने होटल में मुझे रोकने की कोशिश की थी। हम पर नजर पड़ते ही वो सीधा हमारी तरफ आया और कुर्सी पर बैठ गया। बोला, मैंने मना किया था मिस्टर फ्लॉक, मगर आप नहीं माने। अब देखिए,
रीना सोलोमन के एक आदमी ने हम पर हमला कर दिया। मैंने उसे घूरते हुए कहा, और तुम्हारे साथी को हलाक कर दिया, यही कहना चाहते हो? उसने तवील सांस ली, बोला, नहीं, हमने उसे बेहोश कर दिया, लेकिन कबल इसके कि कोई संगीन वाकया रूनुमा हो, यहाँ से उठ चलिए। वैसे भी ये जगह मिस फ्लोरा के लिए इंतहाई नामौजू है। मैंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें मिस फ्लोरा की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। अगर कहो तो मैं मादाम क्लारा से तुम्हारे लिए सिफारिश कर दूं। वो बौखला गया, बोला, ये आप क्या कह रहे हैं मिस्टर फ्लॉक? मैंने तो एक उसूली बात की है। अचानक मैंने उखड़े हुए अंदाज में कहा, सुनो मिस्टर, तुम्हें जो काम सौंपा गया है उसे खामोशी से अंजाम देते रहो। जो मेरा काम है वो मैं कर रहा हूँ। अगर मुझ पर ज्यादा जोर डालने की कोशिश करोगे तो अब मैं कोई स्टीमर किराए पर लेकर समंदर की सैर करने निकल जाऊंगा। गजब खुदा का, तुम्हें एडम डी फ्लॉक को यह मशवरा देते हुए जरा शर्म नहीं आती कि वो एक औरत से खौफजदा होकर कमरे में बंद हो जाए? ये हरगिज नहीं हो सकता मिस्टर, हरगिज नहीं। स्यासूट वाले ने मुतासिफाना अंदाज में सर हिलाया और उठ खड़ा हुआ। बोला, हम लोग बाहर गाड़ी में मौजूद हैं मिस्टर फ्लॉक, यहाँ से वापसी में आपको सवारी नहीं मिलेगी, हम आपको होटल पर छोड़ देंगे। स्यासूट वालों को देखकर खामखा पुरस्कारियत का एहसास पैदा होता था। वो हुकूमत के किसी खुफिया इदारे का कारकुन मालूम होता था। यही वजह थी कि शराब खाने में उसकी आमद ने लोगों को चौकन्ना होने पर मजबूर कर दिया था। बहुत तेरे लोगों का नशा ही हरन हो गया था और बहुत से ऐसे थे जो हमें मशकूक नजरों से देखने लगे थे। मुमकिन है उन्होंने स्यासूट वाले को कोई स्मगलर तस्वुर किया हो। बात जो भी रही हो, अब वो लोग हमसे किसी कदर खौफजदा हो गए थे। स्यासूट वाले के जाने के बाद मैं बड़बड़ाया, जिसे देखो एडम डी फ्लॉक पर एहसान करने का मुतमन्नी है। अगर वो हमें नहीं ले जाएंगे तो क्या हम यहाँ से जा नहीं सकेंगे? फ्लोरा ने भर्राई हुई आवाज में कहा, तुम्हें समझने के लिए हाथी का भेजा चाहिए। मालूम नहीं तुम किस किस्म के आदमी हो और क्या करते फिर रहे हो। मैंने कहा, मैं इंतहाई सादा आदमी हूँ, हर काम सीधे साधे तरीके से करने का आदी हूँ, मगर मेरी बदकिस्मती है कि जिन लोगों के साथ काम करने को मिलता है वो इस कदर अहमक होते हैं कि सामने की बातें भी उनकी समझ में नहीं आ सकती। फ्लोरा ने आंखें निकाल कर कहा, तुम हमें अहमक कह रहे हो? मैंने बेपरवाही से कहा, अहमक न कहूं तो और क्या कहूं? अगर मैं हर बात की वजाहत कर दूं तो तुम खुद ही मेरी बात से मुत्तफिक हो जाओगी। फ्लोरा बेजारी से बोली, बस रहने दो, न सिर्फ किसी वक्त तुम खुद डूबोगे बल्कि अपने साथ वालों को भी डुबो दोगे। मैंने कहा, यह तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हारी मादाम क्लारा के अहमकाना मशवरे पर अमल करते हुए मैं होटल के कमरे तक महदूद नहीं रहा। वो बोली, जाहिर है वो एक अक्लमंदाना मशवरा था। अब यहाँ खुले में हम कितनी आसानी से शिकार हो सकते हैं। मैंने झुंझलाहट का मुजाहरा किया, कहा, समझ में नहीं आता कि तुम लोगों की अक्लों पर मातम करूं या अपनी अक्ल पर। अरे बाबा, रीना सोलोमन को कैसे पता चलेगा कि मैं कहाँ हूँ? फ्लोरा हैरत से मुंह खोले मुझे देखने लगी। बोली, इस बात का क्या मतलब? मैंने हंसकर कहा, तुम पर कहीं आलवेंदा का असर तो नहीं हो गया? फिर संजीदा होते हुए कहा, देखो, रीना सोलोमन ने धमकी दी है कि आज की रात एगलर पर भारी गुजरेगी। तुम लोग उसकी धमकी से खौफजदा हो गए, लेकिन मैं नहीं हुआ। क्यों? वो बोली, हाँ, तुम्हारे किसी अंदाज से ये मालूम नहीं होता कि तुम खौफजदा हो। मैंने कहा, हालांकि ये गलत है, सबसे ज्यादा खौफजदा मैं ही हूँ। रीना सोलोमन को अब तक पहुंचने वाले वाहिद नुकसान का जिम्मेदार मैं हूँ। उसूली तौर पर उसके इंतकाम का पहला निशाना मुझी को बनना चाहिए। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? फ्लोरा ने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि ये सब कुछ समझते हुए भी तुम खुद से दुश्मनी पर आमादा हो। मैंने कहा, तुम्हारा क्या ख्याल है ये दो आदमी मुझे रीना सोलोमन के किसी हमले से बचा सकते हैं? फ्लोरा ने मोहतात अंदाज में कहा, वो किसी हद तक मज़ाहमत तो कर ही सकते हैं। मैंने कहा, यही तो हिमाकतें हैं जिन्हें मैं रोता हूँ। रीना सोलोमन के इल्म में होगा कि मैं कहाँ मुकीम हूँ, उसे कुछ करना होगा तो मेरे कमरे में धावा बोलेगी, लिहाजा खुद को महफूज रखने का बेहतरीन तरीका यही है कि लापता हो जाऊं। फ्लोरा मुझे हैरत से देखने लगी। बोली, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या उसके आदमी यहाँ नहीं पहुँच सकते? मैंने कहा, उसके लिए उनके इल्म में ये बात होना जरूरी है कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, और ऐसा दो ही सूरतों में मुमकिन है, या तो वो मेरी निगरानी कर रही हो या फिर किसी इत्तेफाक के तहत उसे इसका इल्म हो जाए। अगर ऐसा इत्तेफाक हो जाए तो मैं उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन इस बात का मुझे यकीन है कि हमारी निगरानी नहीं हो रही। अगर हो रही होती तो स्याह फरिश्तों के इल्म में जरूर आ जाता। वो बोली, तुम हैरत अंगेज आदमी हो, तुमने वो बात सोची जो किसी के जहन में भी नहीं आई थी। मैंने कहा, इसी अंदाज में सोचने की बदौलत तो आज तुम्हें जिंदा नजर आ रहा हूँ, वरना मालूम नहीं कितने लोग एडम डी फ्लॉक के खून के प्यासे हैं। वो बोली, लेकिन ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आखिर यही इलाका क्यों? हम कहीं और भी तो जा सकते थे। मैंने मुस्कुराकर कहा, हम जहां भी जाते ये सवाल अपनी जगह बरकरार रहता, लेकिन इस इलाके का रुख करने की एक खास वजह है। रीना सोलोमन बड़े पैमाने पर काम करने की आदी है।
अंदाजा ये है कि उसके आदमी भी न तो निचले तबके से ताल्लुक रखते होंगे और न ही घटिया मकामात पर उनका आना जाना होगा, लिहाजा यहाँ उसके किसी आदमी की निगाहों में आने का इम्कान भी कम हो जाता है। फ्लोरा ने शिकायती लहजे में कहा, अगर ये सारी बातें तुम पहले ही बता देते तो क्या हर्ज था। मैं हंस पड़ा, कहा हर्ज तो कुछ भी नहीं था, लेकिन मुझे यूं महसूस होता जैसे मैं प्राइमरी के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। मैंने कहा और घड़ी की तरफ देखा जो 1:45 बजा रही थी। मैंने कहा, अच्छा अब यहाँ से उठो, शराब खाना बंद होने वाला है। मैंने बिल अदा किया और फ्लोरा के साथ उठ खड़ा हुआ। हम वहां से बगैर किसी हंगामे के निकल रहे थे। बारटेंडर ने इस बात पर यकीनन खुदा का शुक्र अदा किया होगा। बाहर आकर फ्लोरा ने 2-3 गहरे गहरे सांस लिए। बोली, उफ खुदा, यहाँ कैसी ताजगी है। आज एहसास हुआ कि ताज़ा हवा कितनी बड़ी नेमत है। बाहर अब पहले से भी ज्यादा सन्नाटा छाया हुआ लग रहा था। उस सड़क पर चंद बार ऐसे थे जिन पर जलते बुझते नियॉन साइंस की रोशनी के अलावा किसी किस्म की रोशनी भी नहीं थी। फ्लोरा ने मेरा हाथ थाम लिया। बोली, मुझे तो डर लग रहा है एडी, किस कदर सन्नाटा है। स्याह सूट वालों की पीली रंग की कार बार से जरा फासले पर अंधेरे में खड़ी नजर आ रही थी। मैंने फ्लोरा का हाथ थामे सुनसान फुटपाथ पर चलते हुए कहा, डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे स्याह फरिश्ते जो मौजूद हैं। उसने मेरे बाजू से लिपटते हुए कहा, उनसे ज्यादा तो मुझे तुम पर एतमाद है, लेकिन तुम हो कि तुम्हें मुझ पर तवज्जो देने की फुर्सत ही नहीं है। सुनसान और वीरान सड़क पर फ्लोरा के सैंडलों की खटखट और मेरे जूतों की बाज़गश्त के सिवा और कोई आवाज नहीं थी। ये माहौल फ्लोरा के आसाब पर सवार हो रहा था, जिससे बचने के लिए वो अपना जहन किसी और तरफ मशगूल रखने की कोशिश कर रही थी। स्यासूट वालों की तरफ से भी कोई हरकत नहीं हुई थी। हम उनकी कार के बराबर से गुजरते चले गए थे। फ्लोरा ने उनके साथ जाने पर इसरार नहीं किया था। शायद उसने खुद को हालात के या फिर मुमकिन है मेरे रहमो करम पर छोड़ने का फैसला कर लिया था। अचानक मैंने किसी गाड़ी की आवाज सुनी और फ्लोरा को खुद से बिल्कुल करीब कर लिया। फ्लोरा को गाड़ी की आमद का एहसास उस वक्त हुआ जब वो मोड़ से मुड़कर सामने आई और उसकी हेडलाइट्स की रोशनी हम पर पड़ने लगी। फ्लोरा ने हड़बड़ाकर मुझसे अलहदा होने की कोशिश की, मगर मैंने अपनी गिरफ्त सख्त कर दी। फ्लोरा मिनमिनाई, ये क्या कर रहे हो, कोई गाड़ी आ रही है, वो लोग हमें देख लेंगे। मैंने कहा, देखने दो, तुम मेरी लक हो, मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुक गई, मगर मैं फ्लोरा को खुद से चिमटाए यूं चलता रहा जैसे मुझे इर्द गिर्द का होश ही नहीं है। हालांकि मैं बहुत पहले देख चुका था कि वो पुलिस की मोबाइल वैन है। अकब से किसी पुलिस वाले ने आवाज दी, ए तुम लोग रात के इस पहर यहाँ क्या कर रहे हो। मैंने पलट कर न देखा। फ्लोरा पर फिर वहशत सवार होना शुरू हो गई थी। मैंने फ्लोरा के कानों में सरगोशी की, कहा, खबरदार, तुम बिल्कुल खामोश रहना, एक लफ्ज भी बोलने की जरूरत नहीं है। धमकी आमेज आवाज दोबारा सुनाई दी, तुमने सुना नहीं, हम तुमसे कह रहे हैं। इस बार मैं रुक गया और पलट कर बोला, क्या बात है, कौन शोर मचा रहा है। एक पुलिस वाला हमारे नजदीक आया। उसने तंजिया लहजे में कहा, नवाब साहब को शोर बुरा लग रहा है। वो हमारे काफी नजदीक आ गया था, शायद शराब की बू सूंघने की कोशिश कर रहा था, मगर जाहिर है कि मैंने फ्लोरा को भी शराब नहीं पीने दी थी। बू कहां से आती। मैंने कहा, कौन से नवाब साहब को शोर बुरा लग रहा है, और अगर बुरा लग रहा है तो उनसे कह दो कि हम शोर नहीं कर रहे, हम तो खामोशी से जा रहे हैं। पुलिस वाले ने वैन की तरफ रुख करके कहा, ये तो वही दोनों लग रहे हैं जनाब, मेरा ख्याल है इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। मैंने बिगड़ कर कहा, क्यों गिरफ्तार कर लिया जाए, हमने क्या जुर्म किया है। वो बोला, ये तो थाने चलकर ही पता चलेगा, चलो गाड़ी में बैठ जाओ। शराफत से मैंने अकड़ कर कहा, मैं थाने से डरता नहीं हूँ, चलो कौन से थाने चलना है। फ्लोरा कसमसाई बोली, मैं थाने नहीं जाऊंगी, ये लोग बड़ा खराब सलूक करते हैं। मैंने फ्लोरा का बाजू पकड़ कर कहा, चलो चलो देर मत करो, मत भूलो कि स्याह फरिश्ते हमारे ताकुब में हैं। पुलिस वाले ने वैन की तरफ रुख करके कहा, ये लोग तो बहुत बड़े मुजरिम हैं जनाब, खुफिया जबान बोल रहे हैं, स्याह फरिश्ते इनके ताकुब में हैं। वैन की अगली सीट से आवाज आई जहां पुलिस वालों का साहब बैठा हुआ था, इन्हें पकड़ कर ले आओ। मैंने पुलिस वाले का हाथ झटक दिया, कहा, पकड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नजर नहीं आता, हम खुद चल रहे हैं। हाथ झटके जाने पर पुलिस वाले को गुस्सा आ गया। इन लोगों को उस वक्त बहुत गुस्सा आता है जब वर्दी में और टोली की सूरत में होते हैं, बगैर वर्दी के और जब तन्हा होते हैं उस वक्त बिल्कुल सीधे होते हैं। पुलिस वाले खुद को माशरे का सबसे ज्यादा बाइज्जत फर्द तस्वुर करते हैं और दूसरे की बेइज्जती करने के जुमला हुकूक उनके पास महफूज होते हैं। अपने इन्हीं हुकूक का इस्तेमाल करते हुए पुलिस वाले ने अपना हाथ झटके जाने पर मेरी तवाज़ो का फैसला कर लिया। मुझे मालूम था कि क्या होने वाला है, इसलिए मैं पूरी तरह तैयार था। उसने पूरी कुव्वत से एक घूंसा मेरी गुद्दी पर मारा। मैंने बचने की मुतलक कोशिश न की। उसे सजा देने के लिए जरूरी था कि मैं उसे उसकी औकात से रूशनास कराता। चुनाचे मैंने अपनी गुद्दी के उज़लात इस हद तक सख्त कर लिए थे कि किसी ठोस पत्थर की सख्ती के दरमियान बस मामूली सा फर्क रह गया होगा
और किसी पत्थर पर घूंसा मारने का जो अंजाम हो सकता है उसे बयान करने की चंदा जरूरत नहीं। पुलिस वाले के हलक से एक कर्बनाक चीख निकली और वो अपना हाथ पकड़कर झुकता चला गया। फ्लोरा ने बौखलाकर पलटने की कोशिश की, मगर उसका बाजू मेरी गिरफ्त में था। वो पलट न सकी। वैन से ये मंजर साफ देखा जा रहा था। पुलिस वालों ने उसे मेरे घूंसा मारते देखा, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं हो सका कि आखिर वो चीखा क्यों था। वो धड़धड़ाते हुए वैन से उतर आए और उन्होंने अपनी गन्ने मुझ पर तान ली। एक आध पुलिस वाला मजरूब पुलिस वाले के पुरसाने हाल के लिए उसके पास पहुंच गया। उन्होंने बौखलाए हुए अंदाज में पुलिस वाले से पूछा, क्या बात हुई, क्या हुआ? उसने दर्द से बिलबिलाते हुए कहा, ये बहुत खतरनाक आदमी है। मैंने इसे घूंसा मारा तो ऐसा लगा जैसे इसने जिस्म पर कोई ठोस चीज पहन रखी है। पुलिस वालों के साहब ने गरज कर कहा, इसकी जामा तलाशी लो। मेरी जामा तलाशी ली गई और मेरी जेबों से बरामद होने वाला सामान उन्होंने अपने कब्जे में कर लिया। एक पुलिस वाले ने हैरत से कहा, इसके पास से तो कोई खास चीज बरामद नहीं हुई और इसने अपने जिस्म पर भी कुछ नहीं पहन रखा। मैंने कहा, मैंने सुना है जो बेगुनाह पर हाथ उठाता है उसके हाथ टूट जाते हैं। ऐसा मालूम होता है तुम्हारे साथी के साथ भी यही हुआ है। साहब ने गरज कर कहा, बकवास मत करो। उसकी गरज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। इसकी साथी की भी तलाशी लो। मैंने गुर्रा कर कहा, हरगिज नहीं। इसकी तलाशी कोई लेडी कांस्टेबल ही ले सकती है। अगर इसके खिलाफ हुआ तो यकीन करो तुम्हारा पूरा थाना मअतल हो जाएगा। साहब सोच में पड़ गया। हालांकि वो मेरे बारे में कुछ नहीं जानता था, लेकिन पुलिस वाले ऊपर से जितने बहादुर होते हैं अंदर से उतने ही बुज़दिल होते हैं। मुजरिमों की सरपरस्ती करते करते वो मुजरिमों से भी ज्यादा बुज़दिल हो जाते हैं। साहब ने अगला हुक्म दिया, इन दोनों को गाड़ी में बिठाओ, इसकी तलाशी थाने पहुंचकर होगी। हमें वैन में सवार करा दिया गया। फ्लोरा को मैंने खुद से लिपटा कर बिठा लिया था। एक पुलिस वाले ने डपट कर कहा, ए जरा दूर हट कर बैठो, ये पुलिस वैन है, कोई तफरीका नहीं है। मैंने तंजिया लहजे में कहा, तफरीका होती तो भी क्या फर्क पड़ता, तुम लोग तो निकाहनामा तक तलब कर बैठते हो। वो बोला, हमसे फजूल बातें मत करो और जो कुछ कहा जा रहा है करो, वरना ये याद रखो अंजाम बहुत बुरा होगा। मैंने तमस्खराना अंदाज में कहा, ये तो थाने चल कर पता चलेगा दोस्त, मैं कोई शरीफ आदमी नहीं हूँ, बहुत बड़े गिरोह का गुर्गा हूँ। तुम लोगों की मुलाजमतें भी खतरे में पड़ सकती हैं। वो सब सन्नाटे में आ गए। जो कुछ मैंने कहा वो हकीकत थी। अगर मेरा ताल्लुक किसी बड़े गिरोह से निकल आता तो वाकई उनकी मुलाजमतों के लाले पड़ सकते थे। यह भी मुमकिन था कि मैंने झूठ बोला हो, लेकिन ऐसे मौकों पर पुलिस वाले कोई रिस्क नहीं लेते। वो मुनासिब यही समझते हैं कि झूठ साबित होने के बाद जी भर के कार्रवाई की जाए। एक पुलिस वाले ने हिम्मत करके कहा, सोच समझ कर गुफ्तगू करो मिस्टर, तुम्हारी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू तुम्हारे लिए वबाल भी बन सकती है। मैंने डपट कर कहा, शट अप, मेरी सारी जिंदगी तुम लोगों से निमटते गुजरी है, मुझे पढ़ाने की कोशिश मत करो। एक पुलिस वाले ने कहा, मुमकिन है ये कोई बहुत ही शरीफ आदमी हो और हमसे मजाक कर रहे हो। इज्जतदार लोगों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। तुम लोग जरा ख्याल से गुफ्तगू करो। मैं पुलिस वालों के इन हरबों से अच्छी तरह वाकिफ था। खुद को किसी मुमकिन खतरे से बचाने के लिए वो इस किस्म की हरकतें करते थे, लिहाजा मैंने उनकी इस बात का कोई नोटिस न लिया। उस पुलिस वाले ने मुझसे पूछा जिसने मेरे शरीफ आदमी होने के इम्कानात पर रोशनी डाली थी, हाँ तो जनाब आपका नाम क्या है और आप क्या कारोबार करते हैं? मैंने सख्ती से कहा, खामोश बैठो, तुम्हारे सवालों के जवाब मैं तुम्हारे इंचार्ज को दूंगा, समझ गए तुम? उसने बेबसी से कहा, जैसी आपकी मर्जी जनाब।